हाँ, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो चौधरी बना बैठा है। कौन सा मुल्क? पाकिस्तान। जी जी। और हम इस सारी शांति वार्ता में जो हमारी बड़ी लेगेसी थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया, जिसको इंदिरा जी ने आगे बढ़ाई, तो हमारे पास भी एक लीगेसी थी कि जिस लीगेसी से हम हर किसी दो देशों को लड़ने के लिए शांत रहो कह सकते थे। और वो हमारी लीगेसी आज भी कायम है, या हम इन सारी चर्चाओं से कहीं बाहर हैं? हम बिल्कुल बाहर हैं। और जो आप बोल रहे हैं पाकिस्तान जो है आज चौधरी बना हुआ है, किसने उसको चौधरी बनाया? हमने बनाया। जब 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमने नतीजा निकाला कि हम वो जीते, ये हमने कहा। अमेरिका की यूएस कांग्रेस रिपोर्ट है नवंबर 2025 की, आप देख लीजिए। उसमें यह लिखा हुआ है कि उस 4 दिन की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री ने इंडियन मिलिट्री से बेहतर काम किया। जो अमेरिका ने जो लिखा वो सारी दुनिया ने ध्यान से देखा, वेस्ट एशिया की कंट्रीज ने ध्यान से देखा। उसी का कारण था कि जो सऊदी अरेबिया, जिसके रिश्ते अच्छे थे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ मिलिट्री जो उनका रिश्ता था वो 1970 से चल रहा है, पर पहली बार उन्होंने सितंबर 2025 में एक फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया उनके साथ। वो इसलिए क्या, ये देखकर ऑपरेशन सिंदूर और जो अमेरिकन ने लिखा, ये देखिए ना, जो अमेरिकन ने लिखा, कि जब अमेरिका कोई चीज लिखता है तो वो दुनिया ध्यान से देखती है। हम देखते हैं जो हमारी सरकार बताती है। तो उसके कारण जो था उनको वहां रास्ता खुल गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये लड़ाई शुरू हो गई वेस्ट एशिया की। अब जो है, जो पाकिस्तान है, एक तो ये हो गया था कि कांग्रेस की रिपोर्ट आ गई थी, ऊपर से पाकिस्तान जो है मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो फिर अब पाकिस्तान की ज्यादा से ज्यादा वो हो गई कि हमको आपकी जरूरत है। आज जो मैं आपसे कह रहा हूं मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मतलब 3 बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसके तीनों बड़ी ताकतों से रिश्ते अच्छे हैं। हमें इन बातों को सोचना है। वो चौधरी बना नहीं है, वो उसमें खुद भी कुछ काबिलियत थी कि वो नेटवर्क कर सका, कुछ उसमें खासियत थी जो लोगों ने देखी, और कुछ हमने भी ऑपरेशन सिंदूर में कंट्रीब्यूट किया। ये सच्चाई है। मगर ये आप जो बता रहे हो, मुझे एक भारतीय नागरिक होने के लिए उसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल जा रहा है। नहीं, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, बात स्वीकार की नहीं है। अगर जब तक हम सच्चाई को नहीं देखेंगे, मिसाल के तौर पे सच्चाई ये है कि आज चीन बड़ी ताकत है, हम चीन के मुकाबले में नहीं है, हम कैसे तरक्की करेंगे? ये जहां तक हमारी शक्ति का सवाल है, सेना की शक्ति है, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जब से मोदी सरकार आई है, 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। 2019 में हमने किया, जिसमें सरकार तो जीत गई 2019 का इलेक्शन, पर हमने अपनी एयरफोर्स की जो कमियां थी वो दुश्मन को बता दी। फिर ऑपरेशन सिंदूर में किसको फायदा हुआ? पाकिस्तान को भी हमें फायदा हुआ। आप सोच लीजिए खुद, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? उसका कारण ये है कि लड़ाई के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है मिलिट्री लीडरशिप को सिर्फ ये बताना कि आप मिलिट्री के जरिए हमें ये हासिल करना है। अब कैसे करना है वो मिलिट्री तय करेगी। हमारे यहाँ क्या हुआ है और जो सच्चाई है, मिसाल के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने तय करा कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे मारेंगे। सरकार ने तय करा कि आधे घंटे के बाद हम बोल देंगे पाकिस्तान को हमें सीज फायर चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बयान दिया है पार्लियामेंट में कि आधे घंटे में हमने सीज फायर मांग लिया। तो अगर आप मिलिट्री के मैटर्स, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल मैटर्स, आप चलाएंगे तो फिर मिलिट्री क्या करेंगी? कहने का मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये देखिए, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है आपकी तरह। मुझे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारा देश मजबूत हो। कौन नहीं चाहेगा कि मजबूत हो? इसलिए जो गलतियां हैं जो मुझे समझ में आती हैं, मैं उनको बोलता हूं। अगर आपको ज्यादा समझ आती है तो मुझे बता दीजिए, मैं सीख लूंगा। जो मेरी समझ है, आज हमारे पहली बार जब से इंडिपेंडेंस हुई है, मोदी सरकार के राज में दोनों जो हमारी सरहद है, चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ, दोनों में प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान के साथ क्या हो? तो कहने का मतलब यह है, ऐसी क्या बात हो गई कि ये पहली बार है कि दोनों के साथ हमारी प्रॉब्लम है। तो हमें ये, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द मिलिट्री देयर एंड लुकिंग फॉर एब्सोल्यूट सिक्योरिटी, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूं आज अगर आपको चीन के साथ जो बॉर्डर इशू पे नरमी लानी है, उसका तरीका पाकिस्तान के थ्रू है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि पाकिस्तान जो है आपसे बात करने को तैयार है, राजी है। बॉर्डर को वो कहता है कि हमारा मसला है कश्मीर पाकिस्तान का, पर वो ये नहीं कहता है कि इसको फौरन हल करो, वो ये नहीं कह रहा है। अगर आप उनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी देखें जो 2022 में आई थी, जो 5 साल के लिए होती है, उसमें वो टॉप प्रायोरिटी डेवलपमेंट को दे रहे हैं।
तो कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार, और हम उन पे कैसे भरोसा रखें? हाँ, वही पुलवामा में करते हैं, पहलगाम में होते रहता है। देखिए, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि देखिए ऐसा है कि हम दोनों जो मुल्क हैं, वो कहते हैं, हम कहते हैं ये आतंकवाद यहाँ करते हैं, वो कहते हैं आप आतंकवाद वहां करते हो, तो हम तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं, पर रास्ता हमें निकालना है आगे का, पीछे थोड़ा जाना है हमको। तो मैं समझता हूं आज क्योंकि बार बार आजादी के बाद जी जी मुंबई का 26/11 का अटैक हो या तमाम जो लड़ाइयाँ हो या भारत में अशांतता पैदा करने के बहुत सारे जो एयर्स है जो कोशिश कर रहा है, इसके बावजूद उनके साथ डील कैसे हो सकता वही है? तो, आप मुझे अगर 1 मिनट दें मैं आपको बताता हूं। मैं आपसे जैसे कर रहा हूं कि जो आप बातें कर रहे हैं वो तब की है जब दुनिया अलग थी। अलग का मतलब ये होता है कि या तो दुनिया थी बाइपोलर, दो बड़ी ताकतें थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन, और या यूनिपोलर थी, अमेरिका सबसे बड़ी ताकत थी। आज जो है दुनिया में 3 बड़ी ताकतें हैं। हाँ कहो या ना कहो, 3 ताकतें। हाँ है ना, 3 ताकतें। अमेरिका है, तो अभी क्या है कि जो चाइना का इतना ज्यादा राइज हुआ है उसके कारण जो पूरी जियो पॉलिटिक्स है दुनिया की, जियो पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है कि पावर और वेल्थ, ट्रेड, कनेक्टिविटी, जो सब कुछ होता था अमेरिका और यूरोप में, आज वो हमारे एरिया में आ गया है। एक नई पॉलिटिक्स बन रही है, इसको हम बोलते हैं कि सेंचुरी का सबसे बड़ा चेंज हो रहा है। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है कलेक्टिव सिक्योरिटी का। उस कलेक्टिव सिक्योरिटी, अब देखिए हमारे मुल्क में लोगों को पता ही नहीं है कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है। अब डिप्लोमेसी की जगह जियो पॉलिटिक्स ये शब्द बना ये हुआ है। आपने बहुत अच्छी एक बात कही, इसमें मैं बोलना चाहता हूं। फॉरेन पॉलिसी में अब तक क्या होता था कि हम लोग जो थे, जैसे मैंने कहा, सब कुछ दुनिया का हमसे दूर होता था। यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, जिसको हम ट्रांस अटलांटिक बोलते थे, हम लोग फ्रिंजेस पर थे, कोने में थे। आज हम बिल्कुल सामने आ गए हैं। तो आज रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी ये है कि जियो पॉलिटिकल चेंजेस आप उसको फॉरेन पॉलिसी में लाइए, और तब आप देखेंगे कि जो मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। कहने का मतलब यह है, फॉरेन पॉलिसी का एक ही मतलब होता है, और वो ये मतलब होता है आप दूसरे देशों के रिश्तों के थ्रू अपने जो देश के लोग हैं उनकी आप जो जिंदगी है उसको बेहतर करिए। Improve the life of your own people. That is the fundamental aim of the foreign policy, and today the geopolitics is not being included as part of the foreign policy. So all the diplomats जो बात करते हैं हमारे, वो बात करते हैं 2005 में ये हुआ, 2008 में मुंबई हुआ। अरे बाबा, दुनिया 2013 में बदल गई। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विदेश नीति की। तो विदेश नीति पे मेरे हिसाब से हम बहुत कुछ इसको बेहतर कर सकते हैं। हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आइडियोलॉजिकली सरकार पाकिस्तान के साथ बात नहीं करना चाहती। ये मेरा असेसमेंट है, ये मेरी सोच है। अगर हम वो करेंगे, पाकिस्तान आज बात करने को तैयार है और म्यूचुअल ट्रस्ट बनने में वक्त लगता है, पर ये कहना कि हम बात ही नहीं करेंगे तो उससे तो कुछ होगा नहीं। अभी ये जो ईरान और अमेरिका की जो वॉर चल रही है, इसका क्या असर भारत पे होगा, और ये लड़ाई की राजनीति क्या है? कि असर तो होगा ही होगा, असर तो हो ही रहा है। केवल पेट्रोल के, डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे, तो सारा लेवलीहुड जो चेन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। और अभी दुनिया इस प्रकार से काम कर रही है कि एक दूसरे देश में के साथ उसका लेन देन है, इसलिए कोई देश में अशांति होती है तो उसकी कीमत जो है वो हर किसी को भुगतनी पड़ती है। हम महाराष्ट्र के मराठी लोग बोलेंगे हमारा क्या मतलब है, तो ऐसे से नहीं जमेगा। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई का कारण क्या है और हल क्या है? देखिए, ये एक बहुत अहम, बहुत दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट लड़ाई हो रही है। दुनिया के लिए? जी हाँ। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहली बात तो आप हमें यह समझ लेना है, ईरान ये लड़ाई जीत चुका है। ईरान ये लड़ाई नहीं हारेगा, क्योंकि लड़ाई का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम बोलते हैं कि जो खास बिंदु है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और वो ईरान के कब्जे में है और रहेगा। तो इसकी अहमियत यह है, इंपॉर्टेंस ये है कि जिस दिन अमेरिका तय करेगा कि उसको छोड़ना है वेस्ट एशिया, जो छोड़ना है, जिस दिन तय करेगा, तो क्या होगा कि क्रेडिबिलिटी अमेरिका की खत्म हो जाएगी, पेट्रो डॉलर्स खत्म हो जाएंगे। अगर मैं छोटा सा आपको पेट्रो डॉलर का मतलब बता दूं तो वो ये है आपके दर्शकों के लिए। 1974 में क्या हुआ था, अमेरिका ने एक डील करी थी सऊदी अरेबिया के साथ, और वो डील ये थी कि आप अपना तेल और गैस दुनिया में जो बेचते हैं वो आप डॉलर में बेचिएगा, और जो आपके सरप्लस डॉलर होंगे वो हमारे ट्रेजरी बॉन्ड्स में डालिए, हमारे स्टॉक्स में डालिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर ये डील बाकी जीसीसी कंट्रीज ने भी ले ली, फिर ओपेक ने भी ले ली। तो इसका नतीजा ये हुआ, जैसे आप जानते हैं कि 20% दुनिया का तेल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जाता है, और जो भी मुल्क जिनको लेना है उनको अब डॉलर की जरूरत है। कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो डॉलर में ही बेच रहे हैं सिर्फ। तो उन्होंने डॉलर को रखना शुरू कर लिया।
तो डॉलर जो है वो रिजर्व करेंसी बन गई दुनिया की, दुनिया को चाहिए है। तो अमेरिका अपना डेट बढ़ाता रहा, नेशनल डेट, और उसको क्या करना होता था, नोट डॉलर छापते जाओ, डॉलर छापते जाओ। जो डेट था एज अ ट्रेजरी बॉन्ड वो बाकी मुल्क खरीद रहे थे। चीन खरीद रहा था, चीन को चाहिए वहां से पेट्रोल चाहिए, क्रूड ऑयल चाहिए। जापान खरीद रहा था, साउथ कोरिया खरीद रहा था, सब मुल्क खरीद रहे थे रिजर्व रखने के लिए। तो उसकी समस्या से निपटने के लिए उन्होंने अटैक किया। तो आज क्या है कि अगर ये यहां से चला जाता है, अमेरिका वेस्ट एशिया को छोड़ के जाएगा, जो जाना पड़ेगा उसको, तो जितनी भी ये कंट्रीज है, जीसीसी कंट्रीज है, जैसे सऊदी हुआ, कतर हुआ, कुवैत हुआ, बहरीन हुआ, ओमान हुआ, ये सब जो है, यूएई हुआ, ये एक स्टेज पे आके सोचेंगी कि अब हम जो है डॉलर में क्यों करें, हम लोकल करेंसी में करते हैं काम। तो अगर लोग डॉलर में नहीं करेंगे तो उसका जो डेट बढ़ा हुआ है तो पूरी उनकी इकोनॉमी डिस्टेबलाइज कर जाएगी और अमेरिका का जो एम्पायर है वो गिर जाएगा। इसकी ये इतनी बड़ी अहमियत है दुनिया में। तो हम तो ईरान से जब क्रूड ऑयल ले रहे थे तो रुपए में ले रहे थे। हाँ, तब ये लड़ाई शुरू होने से पहले। देखिए वो बात है ब्रिक्स की। हाँ। ब्रिक्स के अब दरमियान क्या बात चल रही है कि जितने भी ब्रिक्स मेंबर हैं हाँ। वो लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, पर हम ज्यादा नहीं कर रहे थे। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्लियरली कह दिया था कि डॉलर में ही ट्रेड रहेगा, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर था। रुपए का खुल जाता था, हमारे लिए सहूलियत थी। हाँ, तब सहूलियत थी, पर अब हमने ये तय कर लिया है, हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है। अब ये चित्र में आप मुझे ये बताइए, जितना ट्रंप ने खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी है, कभी ऐसा हुआ है? वो दर्दनाक, बहुत ही उसको बुरा लगता है। तो अगर आज हमारे प्रधानमंत्री ये कहें कि हम नहीं आपके साथ काम करते, अरे साहब वो आएंगे इधर, मार्केट तो यहां है, कहां जाएंगे वो? तो हम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि हमारा जो फ्यूचर है वो ब्रिक्स के साथ है, हमारा फ्यूचर ग्लोबल साउथ के साथ है, हमारा फ्यूचर चीन, रशिया, ईरान, इनके साथ है। यानी जो मैत्री का जो हमारा एक मूल लिगेसी है, जो परंपरा है, उस मैत्री के भाव को हमें आगे लेके जाने की आवश्यकता है। जी, आप देखिएगा हमने क्या किया है, दोनों मुल्कों पर, चीन, पाकिस्तान आपके सामने है, हमने वहां पे फौजें लगा रखी हैं। हमारे जो अपने अंदर के हैं, साउथ एशिया की जो कंट्रीज है, अभी आप रिसेंटली देख लीजिए, वो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश के, वो सबसे पहले चीन गए हैं बात कर ले। नेपाल के बने थे, वो सबसे पहले चीन गए, ओली बात कर ले। आप ये देखिएगा ना, इसको दिख तो रहा है सबको आपको कि अगर सरकार ये कह रही है कि आप सिर्फ टेररिस्ट मतलब एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे और आधे घंटे में सीज फायर बोल देंगे। अब एयरफोर्स का इस्तेमाल तो नीट के एग्जाम के लिए भी करना पड़ा इस बार। अब वो तो दूसरी एक बात हो गई, वो तो ठीक कह रहे हैं आप। तो सारा इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता जी, मैंने साफ कहा है किताब के अंदर कि हम गलत लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। लड़ाई ये नहीं है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमें सही लड़ाई क्या है वो मैंने समझाई है कि चीन जो है बहुत बड़ी ताकत है मिलिट्री की, हमें उसको समझना है, क्या क्या उसमें इश्यूज हैं, कैसे उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है लड़ाई में, वो क्या होती है। देखिए 2022 की जो किताब छपी थी शुरू में, वो मैंने 2021 में दे दी थी पब्लिशर को, और ये मैंने लिखी थी 2020 के एंड में। पब्लिशर एक साल लेते हैं जो अच्छे पब्लिशर्स होते हैं। कहने का मतलब ये है 2020 में तो यहाँ कोई बात भी नहीं कर रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मैं सिर्फ आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इंफॉर्मेशन में दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं और अगर आप इंटरेस्ट लें किसी सब्जेक्ट में, तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन और सोचने का रास्ता मिल जाता है। चीन के साथ हमारी 62 की जो वॉर हुई थी, वो तवांग, बोमडिला, आसाम के तेजपुर तक आ चुके थे। तो नेहरू जी ने जो उनके साथ नेगोशिएट किया, तो उतना 500 किलोमीटर फिर वापस चले गए और 50 साल तक हम शांति के साथ रहेंगे, इस प्रकार से उनका हमारी जो बातचीत हुई थी, वो भी हमारे लिए दोनों देशों के लिए एक माइलस्टोन है। तो चर्चा से बहुत सारी चीजें हल हो सकती है, ये हमारा इतिहास है। ये डिस्कशन तो होनी चाहिए ना, हर सब्जेक्ट में होनी चाहिए। किसी को दबाना और बोलना ये एंटी नेशनल है, ये है, ये, अरे साहब सब हिंदुस्तानी है, हम सभी हिंदुस्तानी है। तो सभी बात को हम, अगर हमें कुछ लगेगा, हमने कुछ सीखा है, तो उसके हमें आजादी होनी चाहिए बोलने की कि हाँ साहब ये बात है। साहनी जी ने आज जो समय दिया, मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी हर बात से कांग्रेस पार्टी और मैं इत्तेफाक रखते हैं ऐसा नहीं है, और उसकी